हेलो। आज हम लोग पढ़ने वाले हमारी क्लास 9 की पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेसी क्या है और क्यों है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार, इस दुनिया भर में ना बहुत सारे देश है और इन देशों को चलाने के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ती है गवर्नमेंट की। और एक गवर्नमेंट होती है दो टाइप की। सबसे पहले होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और दूसरी होती है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होती है जिसमें कि रूलर्स को देश के लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड अमेरिका। और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें कि रूलर्स को पब्लिक के द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता, फॉर एग्जाम्पल डिक्टेटरशिप। म्यांमार की जो आर्मी है ना, वो अपने देश में एक मिलिट्री को करके एक गवर्नमेंट बना लेती है जिसको कि पब्लिक के द्वारा चुना नहीं गया, लेकिन फिर भी वो गवर्नमेंट देश में चलती रहती है, जो कि एक टाइप है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। और दूसरा एग्जाम्पल है हमारे सामने मोनार्की सिस्टम का। जैसे कि सऊदी अरब के लोग अपने रूलर्स को चुन नहीं पाते, इलेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि जो रूलर्स वही बनता है जो कि वहाँ के रॉयल फैमिली में पैदा होता है। मतलब वहाँ के किंग का बेटा वगैरह ही वहाँ पर रूलर बनता है। मतलब भाई, जिधर को इलेक्शन होगा ना, वही देश डेमोक्रेटिक देश कहलाएगा, और जिधर को इलेक्शन नहीं होगा वो देश नॉन डेमोक्रेटिक देश कहलाएगा। मतलब चाइना भी डेमोक्रेटिक हुआ ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के बीच में डिफरेंस जानने के लिए हम लोगों को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कुछ फीचर्स के बारे में जानना होगा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का पहला फीचर ये है कि डेमोक्रेसी के अंदर जितने भी मेजर डिसीजन लिए जाते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा दिए जाते हैं। भाई ये बात सही है, मतलब कि इलेक्टेड लीडर्स जब फैसला लेंगे तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक रहेगा। नहीं, मैंने ऐसा कब बोला। चलो एक एग्जांपल से समझो। पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ है वो पाकिस्तान में एक मिलिट्री कू कर देते हैं जिनका नाम होता है परवेज मुशर्रफ, जो क्या करते हैं अक्टूबर 1919 में पाकिस्तान के अंदर एक मिलिट्री कू कर देते हैं और लोगों के द्वारा इलेक्ट करी गई गवर्नमेंट को वहां से हटा करके खुद कुर्सी पर बैठ जाते हैं और अपने आप को पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव बोलने लगते हैं। और उसके कुछ टाइम बाद परवेज मुशर्रफ अपना डेजिग्नेशन यानी कि अपना पद चेंज करके अपने आप को प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति घोषित कर देता है। इसके बाद भी मुशर्रफ साहब की खुजली नहीं मिटती और वो 2002 में एक रेफरेंडम लेके आते हैं जिसमें कि वो जनता से क्वेश्चन करते हैं कि आने वाले सालों में उनको प्रेसिडेंट रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। अब इस रेफरेंडम में पता नहीं कैसे पर वो जीत जाते हैं और रेफरेंडम के मुताबिक उनको 5 साल का एक्सटेंशन मिल जाता है। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट ये कहते हैं कि भाई ये जो भी रेफरेंडम हुआ है इसके अंदर बहुत बड़ा झोल है। और अगस्त 2002 में मुशर्रफ बाबू एक लीगल फ्रेमवर्क इशू करते हैं जिसके द्वारा कि वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को पूरी तरीके से बदल देते हैं कि मतलब कि पाकिस्तान में अब सबसे ज़्यादा पावर होती है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के पास में, और उसके पास में ये पावर भी आ जाती है कि नेशनल और प्रोविजनल असेंबली को क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है। और सिविलियन कैबिनेट के जो भी सारे कामकाज थे ना, वो अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि आर्मी के लोग ही देखने लगे थे। तो इस टाइप के लोग के पास होने के बाद में पाकिस्तान में इलेक्शन तो हुए, लेकिन जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आई उसके पास में पावर कम थी और मिलिट्री ऑफिसर्स के पास में पावर ज़्यादा थी। यहाँ के जो भी लॉज बनाए जाते थे ना, उन पर भी जो कंट्रोल होता वो आर्मी चीफ का होता था। यानी कि सारे जो फैसले होते थे वो मुशर्रफ बाबू के अप्रूवल के बिना हो ही नहीं पाते थे। समझा दूरबीन कि पाकिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट तो है, लेकिन पर वो खुद से पूरे फैसले नहीं ले सकते। उनके जो भी फैसले हैं ना, वो कि परवेज मुशर्रफ साहब लेते थे। समझ गया भाई। डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन होता है ना, वो लोगों के द्वारा चुने गए नेताओं के द्वारा ही लिया जाता है। भाई ये बात तो तेरा सही है, पर एक बात बता, चाइना में तो हर साल चुनाव हो रहा है, फिर भी अपने लोग उनको तानाशाह क्या को बोलते हैं। दूरबीन, इसके लिए हम लोगों को ये समझना होगा कि डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर क्या है। डेमोक्रेसी के सेकंड फीचर को हम लोग चाइना के एग्जाम्पल से समझेंगे। चाइना में क्या होता था, हर 5 साल में इलेक्शन होता था और पार्लियामेंट भी बनता था जिसे कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता था। और एनपीसी के पास से पावर थी कि वो प्रेसिडेंट को चुन पाए, मतलब एनसीपी ही प्रेसिडेंट को चुनती थी। इस एनपीसी के अंदर लगभग 3000 मेंबर थे जो कि पूरे चाइना से चुन करके आते थे, और इसमें से जो कुछ मेंबर्स को आर्मी चुनती थी चाइना की। इस मेंबर के इलेक्शन में वही लोग पार्ट ले सकते थे जिनको कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अप्रूवल करती थी, और ये मेंबर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और कुछ छोटी छोटी 8 पार्टियों से आते थे जो कि पूरे चाइना भर में फैली हुई, जिनके अलाइनमेंट से चाइना में एक गवर्नमेंट बनती थी। और वो गवर्नमेंट आज उस टाइम से लेके आज तक सिर्फ एक ही पार्टी की बन रही है, मतलब कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट अभी तक वहाँ पे बन रही है। सेम ऐसा ही मैक्सिको में भी होता है। मैक्सिको जो कि 1930s में इंडिपेंडेंस हो जाता है, यहाँ भी कोई ना कोई डिक्टेटरशिप है, ना ही कोई मिलिट्री को किया गया है, लेकिन यहाँ पे 1930 से 2000 तक के सिर्फ एक ही पार्टी यानी कि PRI
इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी का ही रूल रहता है और वही जीतते हुए आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इनके सामने कोई पार्टी खड़ी होने की जरूरत नहीं करती, बहुत सारी पार्टी खड़ी तो होती है लेकिन वो जीत ही नहीं पाती, क्योंकि PRI वाले बहुत काले कारनामे करके इलेक्शन जीतते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपनी पार्टी के अंदर शामिल करते हैं और इन लोगों को अपनी मीटिंग्स में अटेंड करवाते हैं। टीचर्स बच्चों के पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि भाई आप लोग PRI को वोट करो। मीडिया PRI के बारे में कभी गलत नहीं छापता, ये सिर्फ अपोजिशन के बारे में ही गलत छापते रहते हैं। PRI इलेक्शन में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है और अपने कैंडिडेट का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है, क्योंकि बाकी के पार्टी वाले का पैसा कम है, से वो आसानी से इलेक्शन में जीत जाते हैं PRI वाले। इन दोनों एग्जाम्पल से ये समझ में आता है कि इन दोनों देशों में चुनाव तो हो रहे थे पर सरकार सिर्फ एक ही पार्टी की बन रही थी। मतलब इलेक्शन तो यहाँ पे केवल सिर्फ नाम के लिए हो रहे थे। समझ गया भाई कि जब भी इलेक्शन होगा तो फ्री होना चाहिए जिससे कि सब लोग वोट डालें, और फेयर होना चाहिए जिससे कि रूलिंग पार्टी भी हार जाए। थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी को हम लोग कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सऊदी अरब में क्या होता था, 2015 के पहले वुमेन को वोटिंग राइट नहीं थी, और इस्टोनिया में भी रशियन माइनॉरिटी के लोगों को वोट नहीं दिया जाता था, और फिजी में तो ऐसा होता था कि यहाँ पे एक इलेक्टोरल सिस्टम था जिसमें कि फिजी के मेन जो नागरिक थे, जो कि वहाँ के मूल निवासी थे, उन लोगों के वोट का रेट, उन लोगों के वोट का वैल्यू एक फिजी इंडियन के वोट के वैल्यू से ज्यादा था। भाई ये तो मेरे को पहले समझ में आ गया कि डेमोक्रेसी में हर एक नागरिक, बोले तो हर एक सिटीजन को वोट देने का राइट होना चाहिए और सबके वोट का कीमत बराबर होना चाहिए। हाँ यार, तुम तो बहुत समझदार हो। पर भाई मेरे साथ तो एक कांड हो गया, बाजू की खोली वाले को एक वोट के बदले में 1000 दिया और मेरे को सिर्फ 200। अबे तो तू ये समझा को ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, हर एक सिटीजन के पास में वोट देने का राइट होता है और उनके वोट का वैल्यू भी सेम होता है। मतलब एक व्यक्ति के वोट को एक टाइम काउंट किया गया तो दूसरे के वोट को भी एक ही टाइम काउंट किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई किसी को 1000 दे रहे 200 दे रहे, ये डेमोक्रेसी में नहीं चलता है। चलिए अब देखते हैं डेमोक्रेसी के फोर्थ फीचर को। इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे जिम्बाब्वे कंट्री का। जिम्बाब्वे को यह 1980s में अंग्रेजों से आज़ादी मिल जाती है। यहाँ की एक पार्टी होती है जिसका नाम होता है ज़ानू PE। पार्टी यहाँ पर क्या होती है कि लंबे समय से रूल करती है, क्योंकि जिम्बाब्वे की आज़ादी की लड़ाई में इसके लीडर रॉबर्ट मोगले ने बहुत एक अहम भूमिका निभाई थी। अब यहाँ पे हर साल तो इलेक्शन हो रहे थे, लेकिन बार बार ही ज़ानू PE पार्टी की ही सरकार बन रही थी। रॉबर्ट मैगलू एक पॉपुलर लीडर तो थे, लेकिन इसके साथ साथ में कुछ बहुत सारे टाइप की अनफेयर प्रैक्टिसेस भी करते थे इलेक्शन जीतने के लिए। कुछ सालों के बाद गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करती है जिससे कि प्रेसिडेंट की पावर बढ़ जाती है। तो जब प्रेसिडेंट के पास में बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है तो इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को हरेश करना चालू कर देते हैं और उनकी पार्टी मीटिंग्स को डिस्टर्ब भी करते हैं, और गवर्नमेंट के खिलाफ जितने भी प्रोटेस्ट आंदोलन होते हैं उन लोगों को सबको इलीगल करार दिया जाता है। टीवी, मीडिया, रेडियो और जितनी भी सारे प्रेस होते हैं ना, उस पर गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेता है। मतलब प्रेसिडेंट के खिलाफ जो भी लिखेगा या बोलेगा उसको सीधे जेल हो जाती थी। यहाँ तक कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी इग्नोर करने लगते हैं और ये जज पे इतना प्रेशर बनाते हैं कि इसके वजह से जज अपना ऑफिस छोड़कर ही भाग जाता है। तो इस एग्जाम्पल से हम लोगों को ये समझ में आता है कि नेता लोगों के पास ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, और जो पावर है तो रूलर्स ने लॉ के मुताबिक ही अपना काम करना चाहिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही अपना वर्क करना चाहिए, और गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहनी चाहिए। समझ गया भाई कि कोई भी गवर्नमेंट बने लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलेगी और कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट में रहकर और सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करते हुए बिना नुकसान पहुंचाए वर्क करेगी, तो वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाएगा। लेकिन भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो अपने देश में भी है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज्यादा करप्शन, अनस्टेबिलिटी है, कभी कोई आ रहा कभी कोई जा रहा। इसके लिए हम लोगों को डेमोक्रेसी के अगेंस्ट वाले आर्ग्यूमेंट्स को अच्छे से समझना होगा। डेमोक्रेसी के खिलाफ कई लोग कई सारी बातें करते हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है, लीडर्स बार बार और लगातार बदलते रहते हैं, जिससे कई लोगों का मानना ये होता है कि डेमोक्रेसी के कारण देश में इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। डेमोक्रेसी में पार्टीज के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि हर पार्टी पावर में आना चाहती है, जिससे मॉरलिटी का कोई स्कोप नहीं बच पाता। ज़्यादा पार्टी होती है तो ज़्यादा कंपटीशन लोगों उनके बीच में होने लगता है। डेमोक्रेसी में डिसीजन बहुत सारे लोगों से पूछकर और कंसल्ट करके लिया जाता है, जिससे डिसीजन आने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। इसमें क्या हो जाता है, मान लो कि कोई फैसला कल आना चाहिए था, उसकी ज़रूरत कल थी, तो आने वाले 10 सालों तक के पेंडिंग रहता है। इलेक्टेड लीडर्स को लोगों के इंटरेस्ट के बारे में पता नहीं होता, जिसके कारण से वो बहुत बुरे डिसीजन लेते हैं जो कि लोगों को पसंद नहीं आते हैं। डेमोक्रेसी में इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे करप्शन भी बढ़ जाता है। अब क्या होती है, जो पार्टीज अपना प्रचार करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लेती है,
अब इतना पैसे का कोई हिसाब किताब होता है और वो कितना पैसा खर्च करते हैं इसके बारे में हम लोगों को पता नहीं। नॉर्मल लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, जिस कारण से वो लोग कुछ डिसाइड नहीं कर पाते और किसी गलत लीडर को वोट दे बैठते हैं, जिससे उन लोगों को 5 सालों तक की पछताना पड़ जाता है। देख दूरबीन, तूने सोचे वाले सारे आर्ग्यूमेंट यहाँ पे है और इसमें से कुछ जो आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी भी अप्लाई होते हैं और कुछ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स भी अप्लाई होते हैं। अब यार डेमोक्रेसी कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दे। जैसे कि डेमोक्रेसी की वजह से भारत और दुनिया के बहुत सारे देशों के से गरीबी खत्म हुई है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक ऐसा फॉर्म है जो हमें भरोसा दिलाता है कि लोग उनके द्वारा खुद डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन इसकी गारंटी डेमोक्रेसी नहीं देती है कि वो डिसीजन सही है या डिसीजन गलत है। लोग तो गलती करते हैं और इन डिसीजन को लेने में गवर्नमेंट भी बहुत समय लगा लेती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। और ये सही बात है कि डेमोक्रेसी में लीडर्स बार बार बदलते हैं, लेकिन ये कई बार ये चीज़ें देश को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं और गवर्नमेंट को एफिशिएंसी बनाए रखती है। तो इन सबसे हमें ये पता चलता है कि डेमोक्रेसी पूरी तरीके से तो सही नहीं है, लेकिन बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अच्छी है। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। चाइना में ना 1958 से 1961 तक पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फैमिन रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें कि लगभग 3 करोड़ लोग मारे जाते हैं। और उस टाइम पर भारत के हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी भारत पे उस फैमिन का उतना बुरा असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उस टाइम पर दोनों देशों में अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट थी। भारत में उस टाइम पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी और चाइना में उस टाइम पे थी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब भारत में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी जिसकी की जिम्मेदारी थी कि वो लोगों को फूड प्रोवाइड करे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब देखो, अगर भारत की गवर्नमेंट फूड प्रोवाइड नहीं करती लोगों को, तो यहाँ पे प्रीस थी, अपोजिशन थी जो कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं था, वहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी और सिर्फ एक पार्टी थी, जिससे कि वहाँ पे ना कोई प्रेस था ना ही कोई अपोजिशन, जिस कारण से वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे। मतलब कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देश में होने वाले हर अच्छे और बुरे कामों के लिए अकाउंटेबल रहती है, इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अच्छी है। मतलब भाई अपने गांव के हालात के पीछे भी। इसके अलावा डेमोक्रेसी में जब भी बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस करके और कंसल्ट करके लिए जाते हैं, जिससे कि डिसीजन बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं ताकि डिसीजन अच्छे से लिए जा सके। मतलब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगते हैं और ज़्यादा लोगों का दिमाग भी लगता है। भाई फिर स्कूल में मास्टर मेरे से पूछ के डिसीजन क्यों नहीं लेता? यार तू चुप रह जा। डेमोक्रेसी से हम लोगों को डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट से डील कर सकते हैं। यार हर एक सोसाइटी में ना अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, इनकी सोच, इनके ओपिनियन, इनके इंटरेस्ट सब कुछ अलग अलग होता है। अब अगर इसमें से सिर्फ एक टाइप के लोगों की बात सुनी जाए, 2 ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जिससे कि बहुत सारे टाइप के लोग एक साथ नहीं रह पाएंगे। इस हिसाब से देखिए तो डेमोक्रेसी में सभी लोगों की बात सुनी जाती है और यहाँ कोई परमानेंट नहीं रहता, यहाँ सबकी ओपिनियन मैटर करते हैं। डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल इक्वालिटी पे बेस्ड होता है, जिसमें कि सभी लोगों को रिकॉग्निशन मिलता है, यहाँ तक कि पढ़े लिखे, गरीब, अमीर सभी लोगों को डिग्निटी पर ध्यान रखा जाता है। फाइनली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सभी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अच्छा होता है, क्योंकि ये हमें अपनी गलती सुधारने का मौका देता है। हम लोग स्टेक को सुधारने के लिए या तो रूलर अपना डिसीजन बदल देते हैं, या तो 5 साल बाद हम लोग रूलर को ही बदल देते हैं। अब आए अपने गांव का सरपंच तो तुम बदल नहीं पाए और चले सरकार बदलने। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। जब हम लोग बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि बाकी फॉर्म और गवर्नमेंट से ये अच्छा होता है। मतलब ये सबसे अच्छा तो नहीं है, लेकिन बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ठीक ठाक है। इसका सबसे मेन फीचर ये होता है कि यहाँ पर हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव रूल करते हैं। जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो वहाँ पे देश के सभी लोग रूल नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी पीपल के द्वारा चुनी गई सरकार वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वर्क करती है और डिसीजन लेती है। ये बहुत ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन फिजिकली रूप से इन सारे लोगों का पार्लियामेंट में बैठना और वर्क करना इम्पॉसिबल सा लगता है, और सभी लोगों के पास स्किल भी नहीं होती कि वो लोग डिसीजन ले पाए। इसलिए यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव वाला फॉर्मूला चलता है। और डेमोक्रेसी के जो मेन एम्स है कि देश में कोई भी व्यक्ति भूखा न सो और देश के सभी लोगों को हर एक फील्ड में इक्वल राइट्स मिल पाए। भाई लोग आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, तो भाई लोग हमारे वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू।